वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कॉमर्शियल बैंक पार्ट 6 में हमारा जो सीरीज चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक यानी वाणिज्य बैंक का संगठन। आप जानते हैं कि हम कंटिन्यू जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कर रहे हैं कि किस किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं कॉमर्शियल बैंक के। आपने कह सकते हैं प्रीवियस वीडियो में देखा था ब्रांच बैंकिंग के बारे में, ठीक है। ब्रांच बैंकिंग की हमने स्टडी की, उसके बाद में हमने यूनिट बैंकिंग के बारे में स्टडी की, ठीक है। तो ये जो ब्रांच बैंकिंग सिस्टम है या यूनिट बैंकिंग सिस्टम है ये कॉमर्शियल बैंक के बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, क्लियर है। और ये ब्रांच बैंकिंग सिस्टम आप जानते हैं इंग्लैंड में और यूनिट बैंकिंग सिस्टम यूएसए में यानी अमेरिका में ज़्यादा चलता है, ठीक है। अगर स्पेशल भारत की आपसे पूछा जाए तो भारत का अगर आप देखेंगे तो ब्रांच बैंकिंग सिस्टम है जो आपको पता चल गया होगा, चाहे हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, एसबीआई की करें, पंजाब नेशनल बैंक की बात करें या किसी प्राइवेट बैंक की बात करें एचडीएफसी की, तो सारा का सारा ब्रांच बैंकिंग सिस्टम से ये चलती है कॉमर्शियल बैंक। तो ये जो दो इम्पॉर्टेंट बैंक हैं इनके डिफरेंस की बात करते हैं कि इनमें मेन डिफरेंस क्या हो सकता है उसके बारे में। तो आज जो हम पहले डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन ब्रांच बैंकिंग एंड यूनिट बैंकिंग, यानी कि ब्रांच बैंकिंग और यूनिट बैंकिंग में क्या डिफरेंस हो सकता है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि ब्रांच बैंकिंग और आपकी यूनिट बैंकिंग क्या होगी, तो इसमें सबसे पहले ब्रांच बैंकिंग का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि ब्रांच बैंकिंग का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी बैंक जिसका जो हेडक्वार्टर होता है और वहीं से मेन इंस्ट्रक्शन मिलता है, जबकि काम जो है वो अलग अलग ब्रांच में किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ब्रांच बैंकिंग का मतलब क्या है। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द ब्रांच ब्रांच देखिए ब्रांच बैंकिंग is that system under which a bank carries on banking business through a large network। क्या कह रहा है, लार्ज नेटवर्क ऑफ द ब्रांचेस स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। देखिए क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मेन है कि शाखा जो बैंकिंग है, शाखा बैंकिंग प्रणाली क्या हो गई जिसके तहत एक बैंक पूरे देश में फैली शाखाओं के एक बड़े नेटवर्क के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करता है। यानी ब्रांच बैंकिंग सिस्टम क्या हो गया कि एक बैंक है, ठीक है, एक बैंक क्या करते हैं पूरे देश में उसकी सारी की सारी ब्रांचेस फैली रहती हैं और उस एक बड़े नेटवर्क के माध्यम से ये बैंकिंग व्यवसाय करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बैंक होगी और मैंने आपको एग्जाम्पल भी लेके बताया था कि कैसे ब्रांच बैंकिंग अपना काम करती है, ठीक है। अगर मैं ब्रांच बैंकिंग का एक डायग्राम भी बनाऊं तो देखिए ब्रांच बैंकिंग में आप जानते हैं एक हेड ऑफिस के बाद में जोनल ऑफिस, ठीक है, जोनल ऑफिस हो गया और जोनल ऑफिस के बाद में रीजनल ऑफिस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में पूरे देश में फैले होते हैं, लार्ज नेटवर्क इनका होता है। और रीजनल ऑफिस के बाद में अगर मैं बात करूं तो डिविजनल ऑफिस, ठीक है, और डिविजनल ऑफिस के बाद में ब्रांचेस। तो ये है स्ट्रक्चर, कह सकते हैं स्पेशल ब्रांच बैंकिंग का, ऐसे वो काम करता है। तो हम जो डिफरेंस की बात कर रहे थे कि ब्रांच बैंकिंग का मतलब क्या होता है जिसका एक बैंक होती है और एक बैंक क्या करती है अलग अलग सारी बैंकों को क्या करती है, जितनी भी इसकी ब्रांचेस होती है उसे कंट्रोल करते हुए पूरे देश में एक बड़े स्तर पर क्या होती है, फैली हुई होती है, क्लियर है। सेकंड है इन दिस सिस्टम बैंक प्रोसेस, देखिए बहुत ज़्यादा फिनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में, ये आपको ध्यान रखना है। इस सिस्टम में बैंक भारी वित्तीय संसाधनों की प्रक्रिया से चलता है, यानी जो फिनेंशियल रिसोर्सेज रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं इस सिस्टम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रांचेज रहती है तो अलग अलग ब्रांचेज में अलग अलग डिपॉजिट्स आते हैं, फिर उसको लोन देने में यूज़ किया जाता है, तो बहुत बड़े सिस्टम से ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड टू मेंटेन लेस कैश रिजर्व, यानी कि यहाँ पे नगद कैश को कम रखने की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा स्पेशल वर्ड है लेस कैश रिजर्व। क्यों? क्योंकि एक ब्रांच में जब पैसों की जरूरत है तो वो दूसरी ब्रांच से ले लेगी, अगर इस ब्रांच को जरूरत है तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो दूसरे जितनी ब्रांच है वहाँ से ले लेती है, इसीलिए इनको कैश रिजर्व रखने की आवश्यकता
कम रहती है। क्यों? क्योंकि एक ब्रांच में जब प्रॉब्लम आती है तो वो दूसरी ब्रांच से हेल्प ले सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट सुपरविजन एंड कंट्रोल इज नॉट ईजियर। ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा दिक्कत क्या है कि जो प्रबंध, पर्यवेक्षण और नियंत्रण है वो आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती है तो उनको कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत आता है, उनका प्रबंध करना, उनका पर्यवेक्षण करना, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है ब्रांच बैंकिंग का। इम्पॉर्टेंट है और आप सभी जानते हैं डिले इन डिसीजन, क्योंकि टाइम लगेगा। क्यों लगेगा टाइम? क्योंकि आप जानते हैं कि डिसीजन अगर यहाँ से अगर आना हो तो हेड ऑफिस से ये बिल्कुल प्रोसेस से आएगा, जोनल ऑफिस, फिर रीजनल ऑफिस, फिर डिवीजन ऑफिस और फिर ब्रांच के बाद। इसीलिए यहाँ पे जो डिसीजन रहेगा वो बहुत टाइम लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम में डिसीजन कवर होगा। मोर सर्विसेज एट लोअर कॉस्ट, बहुत ज़्यादा सुविधाएं ये कम लागत पर दे देती हैं। कम लागत पर इसलिए दी जाती हैं कि बहुत ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं तो उनके ऊपर जो कॉस्ट होती है सर्विसेज की बहुत कम आती है, तो सर्विसेज इसलिए ज़्यादा दी जाती हैं और उनकी कॉस्ट कम क्यों आती है? क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं तो उनकी कॉस्ट क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। तो ये था ब्रांच बैंकिंग। अब ये डिफरेंट यूनिट बैंकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट बैंकिंग इज दैट सिस्टम वेयर एंड इंडिविजुअल बैंक अंडरटेक बैंकिंग बिजनेस थ्रू अ सिंगल ऑफिस। अभी मैंने आपको बताया कि यूनिट बैंकिंग वह प्रणाली है जहां व्यक्तिगत बैंक एक ही कार्यालय के माध्यम से यानी सिंगल ऑफिस के माध्यम से ही क्या करता है? पूरा अपना कार्यक्रम करता है, बैंकिंग फैसिलिटी देता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इन दिस सिस्टम, ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, इन दिस सिस्टम बैंक प्रोसेस लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इस सिस्टम में बैंक के पास में जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज रहेंगे वो बहुत ही कम रहेंगे, क्योंकि ये एक सिंगल ऑफिस से काम कर रहा है, इसीलिए रिसोर्सेज कम रहेंगे। क्लियर है? रिक्वायर्ड टू मेंटेन मोर कैश रिजर्व, इनको कैश रखने की आवश्यकता ज़्यादा रहेगी, जबकि यहाँ पे हमने देखा था कि इनको लेस है। यानी कि क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे ब्रांच होती है और वो आपस में क्या कर लेते हैं, जब भी कैश की आवश्यकता है एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से ले लेगी, दूसरी ब्रांच तीसरे ब्रांच से ले लेगी, लेकिन यहाँ पे तो सिंगल ऑफिस में काम किया जा रहा है, इसीलिए उनको कैश रिजर्व जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रखना होता है। ठीक है, क्योंकि एक सिंगल ऑफिस को अपने काम को पूरा हैंडल खुद ही करना पड़ता है। ठीक है, जिस तरह से नहीं होता है, एक इंडिविजुअल बिजनेस होता है, एक व्यक्ति खुद ही चला रहा है अपना बिजनेस, सारी रिस्क प्रॉफिट उसी की है। लेकिन अगर पार्टनरशिप की बात करें तो आप जानते हैं 2 पार्टनर होंगे तो रिस्क भी डिवाइड होगा और प्रॉफिट भी। ठीक है, उसी तरह से आप कंपनी देख लीजिए, फिर पार्टनरशिप से बड़ा हम देखते हैं कंपनी, तो वहाँ पे रिस्क भी डिवाइड होता है लेकिन प्रॉफिट भी डिवाइड होता है, वहाँ पे शेयर होल्डर को भी पार्ट देना पड़ता है, तो ये कह सकते हैं स्पेशल। ठीक है, अब बात करते हैं द साइज ऑफ द सिस्टम इज स्मॉल, इट्स मैनेजमेंट सुपरविजन एंड कंट्रोल ईजियर। ठीक है, एंड मोर कन्वीनियंट फॉर द अथॉरिटीज। ध्यान रखिएगा, प्रणाली का आकार छोटा होता है, सिस्टम क्या होता है? स्मॉल होता है, छोटा ऑफिस होता है, इसलिए इसका नियंत्रण, इसका पर्यवेक्षण बहुत आसान और अधिक सुविधाजनक होता है। किसके लिए? जो अथॉरिटीज कंट्रोल करती है ना, उनके लिए। ठीक है, तो अथॉरिटीज के लिए कन्वीनियंट होता है, मतलब सुविधापूर्वक होता है, इनको हैंडल करना, इनका प्रबंध करना, इनका पर्यवेक्षण करना बहुत ही इजी होता है। क्विक डिसीजन, अब यहाँ पे एक ऑफिस में सारा काम हो रहा है तो यहाँ पे ही डिसीजन लेना है, तो ये जो मैनेजर होगा वो क्विक डिसीजन ले लेगा। ठीक है, और मैंने आपको बेनिफिट भी बताया था कि क्विक डिसीजन से एम्प्लॉयज जो होते हैं यहाँ पे जो काम करते हैं उनको भी मोटिवेशन मिलता है और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अच्छे से निभाते हैं। लेस सर्विसेज एट अ हायर कॉस्ट, ये अधिक कीमत पर अपनी सेवाएं देते हैं, क्योंकि एक ऑफिस में ही है तो उनको कॉस्ट उनको ही बर्डन करना होता है। एक ऑफिस है इसीलिए पूरी की पूरी कॉस्ट इनकी ही होती है, इसीलिए इनकी जो सर्विसेज होती है थोड़ी कॉस्टली होती है। ठीक है, जिस तरह से आपने देखा ना, यहाँ पे लोअर कॉस्ट में मिल रहा था लेकिन यहाँ पे हायर कॉस्ट में मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिसीजन लेने में देरी आ रही थी, यहाँ पे क्विक डिसीजन मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा टफ था क्योंकि इतनी सारी ब्रांच थी इसलिए कंट्रोल करना टफ था, जबकि यहाँ पे मैनेजमेंट करना ऑथोरिटीज के लिए बहुत इजी होता है क्योंकि वो सिंगल ऑफिस होता है। ठीक है, यहाँ पे फिनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा फंड होता है, जबकि यहाँ पे फिनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं बहुत ही कम होते हैं। क्लियर है? और अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो कैश रिजर्व है वो कम रखना होगा, किसमें?
ब्रांच बैंकिंग में, जबकि कैश रिजर्व यूनिट बैंकिंग है वहाँ पे वो क्या कर सकता है, जो ब्रांच यूनिट बैंकिंग है वहाँ पे कैश ज़्यादा रखना होगा। क्यों रखना होगा? क्योंकि सिंगल ऑफिस है। और ऊपर मैंने आपको मीनिंग बताई, क्लियर है? तो ये था डिफरेंस बिटवीन ब्रांच बैंकिंग एंड यूनिट। तो अभी हमने बात की थी ब्रांच बैंकिंग सिस्टम और यूनिट बैंकिंग सिस्टम के डिफरेंस की, ठीक है? यानी ब्रांच बैंकिंग सिस्टम और यूनिट बैंकिंग सिस्टम क्या उनमें डिफरेंस होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स का पूछा जाता है। तो कॉमर्शियल बैंक जो सिस्टम है, कॉमर्शियल बैंक है, उसका जो मेन इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं सिस्टम वो यही है, ब्रांच बैंकिंग सिस्टम और आपकी यूनिट बैंकिंग सिस्टम, ठीक है? तो इनके बारे में हमने स्टडी की है, ठीक है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है कि ब्रांच बैंकिंग सिस्टम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो इंग्लैंड के हुआ था, ठीक है? इंग्लैंड के द्वारा। दूसरा है कि भारत में कौन सा बैंकिंग सिस्टम है? तो ब्रांच बैंकिंग सिस्टम है, शाखा बैंकिंग प्रणाली। यूनिट बैंकिंग सिस्टम यूएसए का कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात करने वाले हैं चेन बैंकिंग सिस्टम, श्रृंखला बैंकिंग पद्धति क्या होती है, उसकी मीनिंग और उसके बारे में कि श्रृंखला बैंकिंग प्रणाली क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए श्रृंखला बैंकिंग सिस्टम का मीनिंग समझते हैं। द चेन बैंकिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन यूएसए 1925। ध्यान रखिएगा, श्रृंखला बैंकिंग प्रणाली को यूएसए में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया यूएसए के द्वारा, ठीक है? अमेरिका के द्वारा 1925। कब किया? 1925, आपको ध्यान रखना है। किस लिए किया गया? मेन कंसेप्ट है क्यों, जब इतना था ब्रांच था, यूनिट बैंकिंग था तो क्यों? तो ध्यान रखिएगा, यूनिट बैंकिंग की जो डीमेरिट्स थी, जो ड्रॉबैक थे, उसको कम करने के लिए इस बैंक को एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है? अंडर द सिस्टम 1 or more person इंस्टीट्यूट जॉइंटली अंडरटेक ऑनरशिप ऑफ सम बैंक। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति से ज़्यादा या संस्था या कोई संयुक्त संस्था क्या करती है, कुछ बैंक की स्वामित्व अपने हाथ में ले लेती है। यानी कि कुछ संस्था जो क्या कर सकती है, कुछ बैंक है वो क्या करेगी, कुछ या तो कोई एक व्यक्ति होगा, इंडिविजुअल होगा, या कुछ से ज़्यादा हो गया, यानी कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों का ग्रुप, या कोई संस्था जो कह सकते हैं जॉइंट है, संयुक्त है, वो कुछ बैंकों की स्वामित्व ऑनरशिप को अपने हाथ में ले लेती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपने देखा ना कि इसका मीनिंग क्या, मतलब आप एक ही ये प्रणाली जो है वो एक या व्यक्तियों के समूह या संस्था या एक संयुक्त संस्था हो सकती है जो कुछ बैंकों का स्वामित्व अपने हाथ में लेती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया इस बैंक का? मेन ऑब्जेक्टिव हो गया कि एक जैसी पॉलिसीज बनाना, जिन बैंकों का स्वामित्व उन्होंने लिया है उन सबके लिए एक जैसी पॉलिसी बनाना, यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाना उन बैंकों के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? थ्रू दिस बैंक आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर बट बिकॉज ऑफ सम ऑनरशिप देयर इज अ सिमिलरिटी इन देयर वर्किंग, फंक्शन, पॉलिसी एंड एक्सेट्रा। यानी कि ध्यान रखिएगा, ये सारी बैंक एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होती है, लेकिन इनकी ऑनरशिप होने के कारण, इनकी ऑनरशिप एक होने के कारण इनका वर्किंग, कार्य जो और नीति होती है वो एक जैसी होती है। ये आपस में बैंक स्वतंत्र होती है, ठीक है, लेकिन इनके कुछ फंक्शन वगैरह, ये नीति वगैरह मिलती है। दिस सिस्टम वाज वेरी पॉपुलर इन अमेरिका। अमेरिका में ये सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था, बट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन इन 1929-30 दिस वाज नॉट डेवलप्ड। लेकिन आप जानते हैं 1930 की मंदी के कारण ये इतना ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया ये सिस्टम। तो इस सिस्टम की की लाइंस क्या हो गई कि ये सबसे पहला इंट्रोड्यूस किसने किया? यूएसए ने। कब किया? 1925 में। किस लिए किया गया? कि रिमूव द ड्रॉबैक ऑफ यूनिट बैंकिंग, यूनिट बैंकिंग के ड्रॉबैक को कम करना। ये सिस्टम होता क्या है? यानी कि एक व्यक्ति या मोर व्यक्ति, यानी 1 पर्सन या बहुत ज़्यादा पर्सन्स की ग्रुप, यानी व्यक्तियों का समूह, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, या कोई संस्था हो सकती है, सिंगल संस्था या फिर जॉइंट संस्था हो सकती है, वो कुछ बैंकों की ऑनरशिप यानी स्वामित्व अपने अंडर में ले लेते हैं, ठीक है। यानी ऐसा वो करते हैं, वो चाहे वो संस्था हो, चाहे वो ग्रुप हो पर्सन्स का, वो कुछ बैंकों का ऑनरशिप अपने पास रख लेते हैं। क्यों रखते हैं वो? क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव होता है उनको उन सारी बैंकों के लिए एक नीति को बनाना, यानी कि समान नीति को बनाना, ठीक है। यानी वो एक जैसी पॉलिसीज बनाना चाहती हैं उन बैंकों के लिए, ठीक है। ये बैंक
एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, लेकिन ऑनरशिप के कारण, स्वामित्व के कारण उनके कार्य, उनके फंक्शन, उनकी नीति एक जैसी होगी। ठीक है, और ये जो सिस्टम है वो अमेरिका से ही फेमस हुआ था। मैंने आपको ऊपर भी बता दिया कि यूएसए ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन ये 1930 का जो डिप्रेशन पीरियड चला था, मंदी चली थी, उस मंदी के कारण ये जो सिस्टम है, ये जो प्रणाली है वो ज़्यादा विकसित नहीं हो पाई। आर यू क्लियर दिस पॉइंट? तो ये थे मीनिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एडवांटेज क्या हो सकता है। बात करते हैं इसके एडवांटेज की, एडवांटेज ऑफ चेन बैंकिंग, यानी कि क्या गुण हो सकते हैं चेन बैंकिंग का, उसके बारे में। तो पहला इसका है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि ये अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करती है। इस सिस्टम में क्योंकि बैंक एक ही ऑनरशिप के कंट्रोल में रहती है, यानी एक ही स्वामित्व के नियंत्रण में रहती है, इसलिए चाहे वो फिनेंशियल हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनका बेटर यूटिलाइजेशन इसमें किया जाता है। इसीलिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा उन जो भी रिसोर्सेज हैं उनका अधिकतम उपयोग किया जाता है चेन बैंकिंग के द्वारा, क्योंकि जो कंट्रोल है, ऑनरशिप जो है वो किसी एक के हाथ में रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑनरशिप एक हाथ में रहेगी तो वहाँ पे सिंपल है कि वो सारा जो आप कह सकते हैं कि जो कंट्रोल रहेगा वो एक साथ रहेगा, तो फिनेंशियल, और चाहे फिनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, सबका कंट्रोल बेटर किया जाएगा। एफिशिएंट मैनेजमेंट, यानी कि आप कह सकते हैं कुशल प्रबंधन। इस प्रणाली सिस्टम में सभी बैंक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एफिशिएंसी वर्किंग करती हैं। क्यों? क्योंकि एक के कंट्रोल में रहती हैं और टाइम टू टाइम उनमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है, उनके लिए पॉलिसीज एक बनाई जाती है, इसीलिए वो कुशलता से कार्य करती हैं। ठीक है, यानी एक के कंट्रोल में रहने पर वो सारी की सारी क्या करेगी, अपने काम जो है वो एफिशिएंसी से करेगी, कुशलता से करेगी। ठीक है, और उनको टाइम से कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट, सुधार के लिए उनको सजेशंस भी दिए जाते हैं जो ऑनरशिप जिनके हाथ में रहती है। हाई लेवल ऑफ अर्निंग, यानी कि आप कह सकते हैं उच्च स्तर का जो आय है वो इसमें होती है। इस सिस्टम में फिनेंशियल रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, उन्हें कम भंडार रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी उनको आवश्यक हुई वो दूसरे बैंक से कह सकते हैं श्रृंखला से धन उधार ले सकते हैं, और ये सभी बैंक को सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि उनकी हाई अर्निंग होती है। आप कह सकते हैं ये जो चेन बैंकिंग है ना, ये यूनिट बैंकिंग और ब्रांच बैंकिंग का एक सिमिलर रूप है। ठीक है, उन दोनों की जो एडवांटेज है ना वो चेन बैंकिंग में आ गई है। ठीक है, जिस तरह से आप देखते हैं ना कि ब्रांच बैंकिंग में हम एक ब्रांच में प्रॉब्लम आने पर दूसरी बैंक से हम फंड ले सकते थे, तो इसी तरह से हाई लेवल ऑफ अर्निंग इसलिए होती है कि इनको ज़्यादा कैश रिजर्व रखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी इनको आवश्यकता हुई तो ये क्या करते हैं, एक बैंक जो है वो दूसरी बैंक से क्या ले लेती है, सपोर्ट ले लेती है, इसीलिए हाई लेवल ऑफ अर्निंग होती है, उच्च स्तर की आय होती है। फोर्थ है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। देखिए, रिस्क का विभाजन करना, जोखिम का बंटवारा या जोखिम का विविधीकरण। ठीक है, देखिए रिस्क को हम क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, विविधीकरण। जोखिम को हम बांट सकते हैं, यानी एक श्रृंखला अगर ढंग से काम नहीं कर रही है तो हम क्या करेंगे, उसको दूसरी श्रृंखला, यानी कि कह सकते हैं कि एक श्रृंखला अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, रिस्क आ रही है, तो उसकी दूसरी जितनी भी बैंक है उनमें ये डिवाइड हो जाती है रिस्क को। जिस तरह से ब्रांच बैंकिंग में आप देखते हैं ना कि आप ब्रांच में आपस में जोखिम है वो बढ़ जाती है, उसी तरह से जो रिस्क है वो यहाँ डिवाइड होने वाली है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहना है, कंट्रोल। बैंक अपने जो डेली रूटीन के जो फंक्शंस होते हैं उस श्रृंखला पे कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उसकी गतिविधियों को एक सेंट्रल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ताकि वो ढंग से काम कर पाए। यानी जो डे टू डे फंक्शन होगा उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। ठीक है, डे टू डे फंक्शन के लिए वो फ्री है, वो अपना काम कर सकती है, लेकिन जो मेन फंक्शन होंगे उनके लिए वो सेंट्रल सिस्टम होता है वो कंट्रोल करता है, इसीलिए रेस्ट्रिक्शंस होगा। क्लियर है आपको? तो ये सारे थे एडवांटेज जो हमने अभी बात की, एडवांटेज ऑफ चेन बैंकिंग का। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, दोनों का बेटर होगा क्योंकि कंट्रोल रहता है उनका एक के पास में। एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा क्योंकि टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट के लिए आपको नॉलेज दी जाएगी, आपको एडवाइस दी जाएगी,
ताकि सारी बैंक अपनी एक पॉलिसीज होगी तो वो सारी की सारी अपनी कुशलता से कार्य करेगी। तीसरा पॉइंट है उच्च स्तर की आय हाई लेवल पे रहेगी, क्योंकि कैश रिजर्व कम होगा तो वो जगह जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। जब भी उनको कैश की रिक्वायरमेंट हुई तो एक बैंक से दूसरे बैंक से ले सकते हैं, रिस्क को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल डे टू डे फ्री है, बट कुछ मेन फंक्शन के लिए उस पर कंट्रोल किया जाएगा जो सेंट्रल सिस्टम होगा उसके द्वारा, ठीक है। तो ये जो चेन बैंकिंग है उसमें यूनिट बैंकिंग का भी आप कह सकते हैं एडवांटेज है और ब्रांच बैंकिंग की भी कुछ इसमें गुण है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या इसके अवगुण हो सकते हैं उसके बारे में। तो देखिए डिसएडवांटेज ऑफ चेन बैंकिंग कि चेन बैंकिंग के डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं उसके बारे में। तो देखिए सबसे पहला क्या कहता है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लोचशीलता की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, लचीलेपन की कमी। इस सिस्टम में बैंक समान सिद्धांत और प्रक्रियाओं पर संचालित होती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पे काम काज होता है उसमें सारा लचीलापन नहीं होता है, क्योंकि सारा का सारा जो एक इक्वल आप कहना पॉलिसी एक जैसी बनाई जाती है। एक जैसी पॉलिसी बनाने के कारण सारी बैंक जो है उन बैंक में कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन नहीं होते, यानी कि वो अपनी इच्छा से अपने सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते बिकॉज पॉलिसी एक होने के कारण, ठीक है, नीति एक होती है। लैक ऑफ सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण का अभाव। देखिए श्रृंखला बैंकिंग में जो अलग अलग बैंक होती है यानी हम कह सकते हैं डिफरेंट जो बैंक होती हैं वो भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग स्थान पर एस्टैब्लिश की जाती है, यानी जोग्राफिकल स्ट्रक्चर पर देखकर उनको अलग अलग एस्टैब्लिश किया जाता है। तो सब पर हमें कह सकते हैं सुपरविजन करना, सबका पर्यवेक्षण करना वो मुश्किल होता है। तो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर के अनुसार उनको अलग अलग क्या किया जाता है, एस्टैब्लिश किया जाता है। सारी बैंक अलग अलग स्थानों पर स्थापित होती हैं तो उनको नियंत्रण करना बहुत टफ होता है। तो पर्यवेक्षण का अभाव क्यों होगा, क्योंकि सारी बैंक अलग अलग स्थान पर होगी, सारी की सारी आप कह सकते हैं जोग्राफिकल स्ट्रक्चर उनका अलग अलग होगा, तो उन पे कंट्रोल करना हमारे लिए उस जो सेंट्रल बैंक होगी उसके लिए मुश्किल होगा। नेक्स्ट है इंक्रेजमेंट टू स्पेक्यूलेशन यानी सट्टे को बढ़ावा मिलना, ठीक है। इस प्रकार की बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा स्पेक्यूलेशन या कह सकते हैं सट्टा गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रणाली में बैंक के जितने भी काम होते हैं वो अधिक खरीद के रखते हैं या आप कह सकते हैं ज़्यादा खरीद के रख देते हैं, फिर जब प्राइस कम होती है तब वो सर्विसेज देते हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इस सिस्टम में देखने को मिलती हैं, यानी कि ये कागज़ में अधिक खरीद करके रख देते हैं। कुछ आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंटली गड़बड़ हो सकती है, तो कुछ ऐसे सट्टे जैसे कि भाव फ्यूचर में अगर उसकी प्राइस बढ़ने वाले हैं, भाव बढ़ने वाले हैं, तो वो ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पे करने को रेडी रहती है। तो हम कह सकते हैं कि ये इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट्स है। इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित। बैंक के अधिकारी उचित पर्यवेक्षण की कमी के कारण आप कह सकते हैं उनकी जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो इरेगुलर अनियमित बन जाती हैं। कहीं बैंक श्रृंखला से जुड़े होते हैं, हर पल आप कह सकते हैं गतिविधियों को निगरानी रखना बहुत टफ होता है सेंट्रल जिनके हाथ में होता है, तो अनियमितता बनी रहती है क्योंकि ये प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इनकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो इसमें अनियमितता बनी रहती है। फ्रॉड यानी धोखाबाजी। चेन बैंकिंग प्रणाली सिस्टम में शाखाओं का जो बड़ा नेटवर्क होता है उन पे कंट्रोल करना नहीं हो पाता है, तो उनकी वजह से फ्रॉड भी हो सकता है इस सिस्टम में। तो कहने का मतलब है कि इसके डीमेरिट्स क्या हो गई, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में आपको ध्यान रखना है, इक्वल पॉलिसी होने के कारण उनमें लचीलापन नहीं होता है, ठीक है। लैक ऑफ सुपरविजन, सारी की सारी अलग अलग जोग्राफिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होती है तो उन पर कंट्रोल नहीं हो पाता, ठीक है। इंक्रीजमेंट ऑफ स्पेकुलेशन टाइम, ये क्या करती है फ्यूचर को देखकर एक बैंक दूसरे बैंक से कंपैरिजन करके कह सकते हैं एक्टिविटीज़ करती है, तो ये सट्टे की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। अनियमितता का मतलब है इरेगुलर यानी इनमें अनियमितता बनी रहती है, क्योंकि सब पे कंट्रोल नहीं होगा तो अनियमितता बनी रहेगी। और फ्रॉड क्यों होगा, क्योंकि कंट्रोल नहीं होने की वजह से फ्रॉड भी होगी यानी धोखाबाजी भी होगी। तो ये था आज का हमारा कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रांच बैंकिंग एंड यूनिट बैंकिंग और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ चेन बैंकिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप बैंकिंग क्या होती है उसके बारे में। ओके।